हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग जानने वाले हैं मौलिक अधिकार के विषय में। राज्य व्यवस्था से फ्रेंड्स काफ़ी महीनों के बाद यह वीडियो आ रहा है क्योंकि सिद्धांत और पाश्चात्य राजनीतिक विचारक पढ़ाने में यह चीज़ छूट गया था। फिर आप में से बहुत से लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया कि सर जो है संविधान से भी कुछ वीडियो लाया कीजिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाया जा रहा है। पिछले के वीडियो में जहां मैंने राज्य व्यवस्था को छोड़ा था, भारतीय नागरिकता तक यानी कि भाग 2 नागरिकता पर चर्चा हो चुकी थी, नागरिकता तक वीडियो हमारे आ चुके थे। अब उसके आगे मौलिक अधिकार का यह वीडियो आज आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। फ्रेंड्स, यह मौलिक अधिकार का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, न केवल टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए, बल्कि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों। हर कंपटीशन में ये कुछ टॉपिक्स राज्य व्यवस्था से ऐसे होते हैं जिससे क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में आते ही आते हैं और उन्हीं में से एक टॉपिक है मौलिक अधिकार का। इसलिए फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका कि आज हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। मौलिक अधिकार काफ़ी विस्तृत है, देखने में लगता है कि छोटा है, लेकिन ये वास्तव में बहुत बड़ा टॉपिक है और इस टॉपिक पर हम जो है 2 पार्ट में वीडियो लाएंगे। पहला पार्ट जो आज आप वीडियो देख रहे हैं यह है मौलिक अधिकार एक सामान्य परिचय, जिसके अंतर्गत आपको मौलिक अधिकार क्या होते हैं, इन्हें मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है, अधिकारों का विकास कैसे हुआ, भारतीय संविधान में अधिकारों का समावेश कैसे हुआ, इसके पीछे का क्या इतिहास था, भारतीय संविधान में वर्णित जो मौलिक अधिकार है उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, विधिक अधिकार और मौलिक अधिकार में क्या अंतर होते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है और मौलिक अधिकारों की संवैधानिक स्थिति क्या है, क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। इन छोटे छोटे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, इसलिए कि वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वीडियो आपके बेस को क्लियर करेगा। मौलिक अधिकार तो जब आप अनुच्छेद 12 के बाद पढ़ना शुरू करेंगे, अनुच्छेद 14 से शुरू हो जाता है, तो वहां तो सब जानते ही हैं, लेकिन उसके पहले का इतिहास जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूं कि वीडियो मेरा भले ही थोड़ा लेंदी हो जाए, बड़ा लंबा हो जाए, इसको मैं भले ही 2 पार्ट में बनाऊं, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूं, ये मेरा उद्देश्य होता है। क्योंकि अब समय बदल गया है कि रटे टाइप क्वेश्चन का समय नहीं है, अब कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन उठाते हैं। इसलिए यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कहीं से भी उठाएगा, आप उसको सही करके आएंगे। तो इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपके न केवल पढ़ाऊं बल्कि आपके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करता चलूं। तो आज का जो वीडियो है वो मौलिक अधिकार एक सामान्य परिचय, ये आपके कॉन्सेप्ट को न केवल क्लियर करेगा बल्कि इस विषय पर, इस टॉपिक पर आपकी पकड़ को भी और मजबूत बनाएगा। तो वीडियो फ्रेंड्स हमारे साथ लास्ट तक बना रहेगा और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबा करके ऑल का बटन दबा दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स इसे अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो मैं फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी जायसवाल वर्चुअल क्लासेज के नाम से फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी गई है, आप चाहे तो उसको वहां से भी देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को जिसका नाम है कि मौलिक अधिकार एक सामान्य परिचय। तो मौलिक अधिकार को शुरू करें इसके पहले मैं आपको यह बता दूं कि वास्तव में अधिकार क्या होता है। अधिकार पे हालांकि एक वीडियो हमारा आ गया है, डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी गई है कि अधिकार क्या होते हैं, इसके थ्योरिकल को बढ़िया समझाया गया है, आप उसको अगर नहीं देखें तो उसको देख सकते हैं। फिलहाल चर्चा हुई है तो शुरू करते हैं। तो अधिकार क्या होते हैं? अधिकार मानव जीवन की फ्रेंड्स वे परिस्थितियां होते हैं, जैसा कि लास्की ने कहा है, जिसके बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। यानी अधिकार मानव जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को उसके विकास के लिए जो भी चीजें राज्य के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं उसे हम कहते हैं अधिकार हैं। क्योंकि अगर अधिकार नहीं मिला रहेगा तो आपका जीवन जो है वो एक दास की तरह होगा। दास को जिस तरह से एक गुलाम होता है, उसको कोई भी चीज की करने की स्वतंत्रता नहीं होती है, वो अपनी इच्छा से ना तो कहीं जा सकता है, आ सकता है, बोल सकता है, उसको कुछ भी करने की इजाजत नहीं होती है, वो तो अपने मालिक का गुलाम होता है। उसी तरह से अगर आपको अधिकार न मिले तो आपकी स्थिति भी एक दास की तरह हो जाएगी। जब आपको अधिकार मिले होते हैं, स्वतंत्रताएं मिली होती हैं, तो आप अपनी मर्जी से अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं, सोच सकते हैं और आगे चल करके इस देश के लिए, समाज के लिए और अपने लिए कुछ कर सकते हैं। तो ये सब किससे संभव है? अधिकार से संभव है।
इसीलिए कहा गया है कि अधिकार मानव जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके बिना सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। लेकिन यहां ये अधिकार नहीं है, बल्कि यहां लिखा है मौलिक अधिकार। अधिकार के सामने एक वर्ड प्रयोग कर दिया गया मौलिक, कि वास्तव में मौलिक अधिकार क्या होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, लिखा गया है कि मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं और जिसको उससे जो है, व्यक्ति से जो है कोई छीन नहीं सकता है। न तो कोई व्यक्ति उससे छीन सकता है, न तो कोई सरकार, न तो कोई संस्था। यानी मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति को जन्म लेते ही, यानी आपने भारत में जन्म लिया, किसी देश में जन्म लिया, तो वहां के जो अधिकार है, मौलिक अधिकार अगर मिला है तो वो आपको स्वतः मिल जाएंगे, किसी से मांगने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसीलिए इसका है मौलिक अधिकार। ये आपका मौलिक अधिकार है, ये आपको जन्म से ही मिल गया है और इसको जो है आपसे जो है कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी सरकार, कोई आपसे छीन नहीं सकता है। और अधिकांशतः जो है मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो है वो संविधान में ही कर दिया जाता है। यानी कि ये अधिकार जो है व्यक्ति को जो है वो संविधान के द्वारा ही मिल जाते हैं। तो अधिकार में और मौलिक अधिकार में ये अंतर है कि अधिकारों को तो आपको सरकार दे सकती है, उससे ले सकती है आपसे, लेकिन मौलिक अधिकार इसलिए अधिकार से अलग हो जाते हैं, इसलिए इनको मौलिक कहा जाता है क्योंकि इसको सरकार छीन नहीं सकती है। ये आपको जन्मजात संविधान के द्वारा आपको प्रदत्त किए होते हैं, ये आपको जन्म से ही प्राप्त होते हैं और इसको कोई छीन नहीं सकता है। तो मौलिक अधिकार क्या है आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं कि आखिर अधिकारों का विकास कैसे हुआ, अधिकार कैसे आए। तो मूल अधिकारों का अगर हम इतिहास देखें तो हम मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास जो है वो ब्रिटेन में हुआ। कब हुआ? 1215 ईस्वी में हुआ। 1215 ईस्वी में ब्रिटेन की जनता ने जो है, वहाँ का जो सम्राट था वो राजा जान था, जान को जो है वो नागरिकों के अधिकारों का एक घोषणा पत्र तैयार किया वहाँ की जनता ने और कहा कि इस पर आप साइन कीजिए नहीं तो आपको हटा दिया जाएगा। जबरदस्ती उस अधिकारों के घोषणा पत्र पर साइन करवाया गया जान से, जिसको कि हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। मैग्ना कार्टा मतलब अधिकारों का घोषणा पत्र। इस पर किसने साइन किया? सम्राट जान ने। कब किया? 1215 ईस्वी में। कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। और यह जो है मूल अधिकारों के संबंध में जो है प्रथम लिखित दस्तावेज है फ्रेंड्स, प्रथम लिखित दस्तावेज भी हम इसको कह सकते हैं, दस्तावेज। यहीं से जो है मौलिक अधिकारों का एक तरह से प्रारंभ होता है लिखित रूप में। 1688 ईस्वी में ब्रिटेन में ही एक बिल ऑफ राइट्स पारित किया गया, यानी कि जो विभिन्न समयों में वहाँ के शासकों ने अपने नागरिकों को स्वतंत्रताएं दी हैं, जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को, उन स्वतंत्रताओं को संकलित करके बिल ऑफ राइट्स बनाया गया। यानी कि ये भी समझ लीजिए 1688 का जो है ब्रिटेन का जो बिल ऑफ राइट्स है, यह भी एक तरह से मौलिक अधिकारों का लिखित दस्तावेज है। ठीक है। इसके बाद यूएसए में देखिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जब वहाँ का संविधान लागू हुआ, 1776 ईस्वी में वहाँ क्रांति हुई थी। उसके बाद जब वहाँ पर संविधान बना तो मूल संविधान में जो है वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख नहीं है, लेकिन अधिकारों की महत्ता को वहाँ के लोगों ने समझा। तो बाद में 1791 ईस्वी में वहाँ के संविधान में 10वां संविधान संशोधन किया गया और वहाँ के संविधान में अधिकार पत्र को जोड़ा गया। अधिकार पत्र मतलब बिल ऑफ राइट्स। और इस अधिकार पत्र के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की जनता को मौलिक अधिकार दिए गए। और आप जानते हैं कि हमारे देश में जो नागरिकों को मौलिक अधिकार मिले हुए हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका के मौलिक अधिकार से ही प्रभावित हैं। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में तो आप समझिए कि अधिकारों के लिए वहाँ पर क्रांति हो गई। वहाँ की जनता अधिकारों के प्रति इतनी ज़्यादा सचेत थी कि उसने 1789 में अपने अधिकारों के लिए जो है वहाँ पर क्रांति कर दी। और वहाँ का जो शासक था लुई 16वां जो है, उसको पकड़ करके फांसी पर लटका दिया गया, क्योंकि उसने मौलिक अधिकारों का, जनता के अधिकारों को स्वीकार नहीं किया, उसका उल्लंघन किया। तो इसलिए लुई 16वां का फांसी दे दी गई और फ्रांस में भी वहाँ के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए। आज विश्व के अधिकांश देश को आप देखोगे जो कि अपने नागरिकों को कुछ ना कुछ फ्रेंड्स मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। अब इन देशों के एग्जाम्पल से तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि मौलिक अधिकार क्यों जरूरी है, क्यों जो है अमेरिका में संविधान में न होते हुए बाद में इसको जोड़ा गया, क्यों जो है फ्रांस में अधिकारों के लिए जो है वहाँ की सत्ता को परिवर्तन कर दिया गया, ब्रिटेन में क्यों अधिकारों के लिए जनता जो है लड़ाई की, आखिर जान से जो है अधिकारों का जो घोषणा पत्र था उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य की, क्योंकि वो समझते थे कि अधिकार जो है व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी हैं। और इन्हीं अधिकारों की रक्षा करने के लिए विश्व में अनेक क्रांतियां हुई और जो सरकार ने राज्य व्यक्तियों के, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को जिसने उल्लंघन किया, जिसने इसको स्वीकार नहीं किया, उन सरकारों को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा।
तो इसलिए मौलिक अधिकार बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति के विकास के लिए इंपॉर्टेंट है। अब मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या होता है, क्यों इसको शामिल किया जाता है? तो देखिए, पहला जो उद्देश्य आपको बताया गया कि मौलिक अधिकारों का उद्देश्य होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना। अधिकार कोई भी हो, वो चाहे मौलिक हो या सामान्य अधिकार हो, उनका उद्देश्य यही होता है कि वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक हों। आपको स्वतंत्रताएं, अधिकार इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आप अपना विकास कर सकें। तो मौलिक अधिकारों का भी उद्देश्य है। दूसरा है कि सरकार की शक्तियों को सीमित करना। जब मौलिक अधिकार आपको दे दिया गया तो उसको सुरक्षित कर दिया गया संविधान के द्वारा कि कोई व्यक्ति आपको इससे छीन नहीं सकता है, आपको जन्म से ही मिल जाएगा। तो सरकार जो है वो ऐसा कोई कदम नहीं उठा पाती है जिससे कि आपकी स्वतंत्रता सीमित हो, आपके व्यक्तित्व के विकास में कहीं बाधा हो। इसलिए मौलिक अधिकार दिए जाते हैं ताकि सरकार निरंकुश होकर काम ना कर सके, उसकी शक्तियों पर नियंत्रण लगाया जा सके। इसके अलावा ऐसी सरकार का गठन करना जो जनहित में अभिवृद्धि कर सके, यानी जनहित में कार्य कर सके। मौलिक अधिकारों को देने का एक उद्देश्य ये भी होता है कि मौलिक अधिकार का उद्देश्य जनता की भलाई करना होता है, और इन अधिकारों का प्रयोग करके जनता जो है ऐसी सरकार का गठन करती है जो जनहित में कार्य करने के लिए विवश हो। अगर वो मनमाना कार्य करती है तो जनता को अधिकार मिले होते हैं कि उसके खिलाफ विरोध भी कर सकती है, हड़ताल भी करती है और ऐसी सरकारों को हटा भी देती है। तो मौलिक अधिकारों का जो उद्देश्य होता है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना होता है। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य होता है सरकार की निरंकुश शक्तियों को सीमित करना है ताकि व्यक्ति की स्वतंत्रताओं को सरकार या कोई संस्था जो है छीन न सके। और मौलिक अधिकार का उद्देश्य होता है ऐसी सरकार का गठन किया जाए जो जनहित में कार्य करने के लिए विवश हो, जनता के ही भलाई के लिए कार्य करने हेतु बाध्य हो। तो ये था फ्रेंड्स मौलिक अधिकारों का उद्देश्य, मौलिक अधिकारों का विकास। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं कि भारतीय संविधान में जो है वो मौलिक अधिकारों को किस तरह से समाहित किया गया। भारत में भारतीयों के द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग का इतिहास भी फ्रेंड्स बहुत पुराना है। जब हम गुलाम थे यानी ब्रिटिश भारत में भी विभिन्न लोगों ने विभिन्न मंचों के माध्यम से विभिन्न तरीकों से जो है अंग्रेजों से जो है वो मौलिक अधिकारों की मांग भारतीय जनता के लिए समय समय पर की। सबसे पहले जो है वो 1895 ईस्वी में मौलिक अधिकारों की मांग जो है वो सर्वप्रथम कब हुई? 1895 में हुई, संविधान विधेयक के माध्यम से हुई। संविधान विधेयक जिसको कि हम वास्तव में स्वराज विधेयक के नाम से जानते हैं, और इस स्वराज विधेयक को आप पढ़े भी होंगे। जब संविधान सभा की मांग का इतिहास आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपको बताया गया होगा कि संविधान सभा की पहली मांग जो है वो स्वराज विधेयक के माध्यम से ही बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो स्वराज विधेयक, इसी स्वराज विधेयक को हम संविधान विधेयक के नाम से भी जानते हैं, और इसी संविधान विधेयक जो कि 1895 ईस्वी में आया, इसी के द्वारा सबसे पहले मूल अधिकारों की भी मांग की गई है। इसको स्वराज विधेयक इसलिए हम कहते हैं क्योंकि इसने जो है भारतीयों के लिए अपनी एक संविधान सभा की बात कही, इसने निर्वाचित संसद की बात कही, इसने चुनी हुई से भारतीयों की सरकार की बात कही, यानी स्वराज्य स्थापित करने की बात इस विधेयक में कहा गया था। इसलिए इसको हम स्वराज विधेयक भी कहते हैं। 1895 में आया था और इसी के माध्यम से सबसे पहले भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों की मांग को उठाया गया। आगे चल करके 1917 से लेकर के 1919 तक कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों में संकल्प पत्र पारित किया गया और यह कहा गया कि भारतीयों को भी अंग्रेजों के समान मूल अधिकार मिले, भारतीयों को भी अंग्रेजों के समान सिविल अधिकार प्राप्त हो। आगे चल करके कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, जिसको कि एनी बेसेंट ने पेश किया था, एनी बेसेंट ने 1925 ईस्वी में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल पेश किया और इस बिल के माध्यम से भी उन्होंने भारतीयों के लिए मूल अधिकार की मांग की। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आता है। मोतीलाल नेहरू इस नेहरू समिति के अध्यक्ष होते हैं, मोतीलाल नेहरू। और इस रिपोर्ट में भी भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों की बात कही गई थी। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में हुआ और 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भी भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों की बात कही गई। 1931 का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, आप जानते हैं गोलमेज सम्मेलन 3 हुए हैं, 1930 में, 31 में और 32 में। कांग्रेस ने केवल एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जो था वो दूसरा था जिसमें कि कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी भाग लिए थे। इसी गोलमेज सम्मेलन में जो कि ब्रिटेन में हुआ था 1931 ईस्वी में गांधी जी ने भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों की मांग की थी। लेकिन जितने भी मांग इन्होंने भारतीयों ने किया, ये आपको देखिए लिख दिया गया है, ये
इसलिए लिख दिया गया है ताकि आप इसके इतिहास को जानते रहिए कि कब कब जो है किस समय पे किस बिल के माध्यम से या किस व्यक्ति ने जो है मूल अधिकारों की मांग की, ताकि अगर कभी प्रश्न पूछे तो आप इसको बता सकें। केवल इसी को पढ़ना है आपको, इसी को रटना है, पॉइंट को आप ध्यान रखिए कि इसके माध्यम से, इस विधेयक के माध्यम से, इस बिल के माध्यम से मौलिक अधिकारों की मांग जो है की जाती रही। 1934 ईस्वी में सरकार ने इस पर विचार करने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति गठन की, लेकिन संयुक्त संसदीय समिति ने भारतीयों के इस मांग को जो है वो अस्वीकार कर दिया। इसीलिए जब 1934 के बाद 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया तो भारत सरकार अधिनियम में जो है वो मौलिक अधिकारों की बात नहीं कही गई थी। यानी मौलिक अधिकारों की, व्यक्ति के जो भारतीय नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं, इसकी बात जो है इस भारत सरकार अधिनियम में इसका कोई उल्लेख नहीं था, क्योंकि 1934 में जो ब्रिटिश संयुक्त संसदीय समिति बनी उसने भारतीयों की इस मांग को अस्वीकार कर दिया था। लेकिन भारतीय है, वो तो लगे रहे। 1945 में तेज बहादुर सप्रू ने भी एक रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट के माध्यम से भी उन्होंने जो है भारतीयों को मौलिक अधिकार देने की वकालत की। लेकिन जब तक अंग्रेज रहे उन्होंने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। लेकिन जब भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने का समय आया, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया और कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। तो जो है कैबिनेट मिशन ने यह सिफारिश की कि मूल अधिकारों और अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा करने के लिए इस संबंध में सिफारिश देने के लिए संविधान सभा को एक समिति गठन करना चाहिए। तो कैबिनेट मिशन के सिफारिश के आधार पर संविधान सभा ने जो है एक परामर्श समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। और आगे चल करके इसी मसले पर मूल अधिकारों और अल्पसंख्यक के अधिकारों के विषय में सुझाव देने के लिए कि इनको संविधान में क्या व्यवस्था दी जाए, मूल अधिकारों के लिए क्या व्यवस्था किया जाए कि न किया जाए, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए क्या व्यवस्था की जाए कि न की जाए, इस पर जो है एक उप समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। यानी कि देखिए, मूल अधिकारों और अल्पसंख्यक के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक परामर्श समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और आगे चल करके इसी विषय पर सिफारिश देने के लिए एक उप समिति बनाई गई। मौलिक अधिकारों या अल्पसंख्यकों पर सिफारिश देने के लिए एक उप समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। और परामर्श समिति और उप समिति के सिफारिश के आधार पर ही भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया। मूल अधिकारों का वर्णन फ्रेंड्स भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में, यानी कुल मिलाकर के 23 अनुच्छेदों के अंतर्गत जो है मूल अधिकारों का भारतीय संविधान में वर्णन किया गया है। यानी भाग पूछे तो भाग 3 में अनुच्छेद कहां से कहां तक किया गया है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में किया गया है। कुल कितने अनुच्छेद हैं जिसमें मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया? कुल 23 अनुच्छेद हैं जिसमें मौलिक अधिकारों का विषय में व्यवस्था की गई है। और मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके विषय में मैंने पीछे ही चर्चा कर लिया कि मूल अधिकारों का स्रोत क्या है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को लिया गया है। मूल संविधान जब लागू हुआ था, जब भारतीय संविधान लागू हुआ था, उस समय मूल रूप से व्यक्ति को जो है 7 प्रकार के मौलिक अधिकार मिले हुए थे। यानी जब संविधान भारत का लागू हुआ तो उस समय व्यक्तियों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। लेकिन बाद में आगे चल के 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया। यानी संपत्ति का अधिकार जो है 1978 के पहले हमारा मौलिक अधिकार था। जैसे कि आज हमको 6 प्रकार के मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, उसी तरह से संपत्ति का अधिकार भी पहले मौलिक अधिकार था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं रह गया। वर्तमान में इसकी स्थिति जो है वो विधिक अधिकार की हो गई है। संपत्ति का अधिकार का जो उल्लेख था, जो है पहले जब ये मौलिक अधिकार था तो इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के 19(1) में था और संविधान के अनुच्छेद 31 में, यानी कि 19(1) में भी इसका वर्णन किया गया था। और संविधान का अनुच्छेद 31 जो है उसमें भी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में इसका वर्णन किया गया था। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो इसको निरस्त कर दिया गया, अनुच्छेद 31 को निरस्त कर दिया गया। तो यानी ये दोनों अनुच्छेद को यहाँ से निरस्त करके भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद 300 का जोड़ा गया।
300 का, और 300 का में जो है वो संपत्ति के अधिकार को यहाँ से उठा करके ले जाकर के यहाँ रख दिया गया, और इसका दर्जा जो है विधिक अधिकार का दे दिया गया। यानी कि संपत्ति का अधिकार अगर पूछे वर्तमान समय में इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, तो संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, यह मौलिक अधिकार नहीं रह गया। 1978 के पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 1978 में जब यहाँ से निकाल दिया गया तो यह मौलिक अधिकार नहीं रह गया, यह एक विधिक अधिकार है जिसका वर्णन कहाँ किया गया ये भी पूछता है। तो इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 300 का में किया गया। जब ये मौलिक अधिकार के रूप में था तब कहाँ था, तो 19(1)(24) का वर्णन था और अनुच्छेद 31 में था। अनुच्छेद 31 वर्तमान समय में निरस्त कर दिया गया है, निरसित है। 19(1)(6) भी निरसित है। तो अब प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ यह उठता है कि जो संपत्ति का अधिकार, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वर्तमान समय में यह एक विधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। तो आपके मन में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठ रहा होगा कि विधिक अधिकार और मौलिक अधिकार में क्या अंतर होते हैं। इसको विधिक अधिकार में रख दिया गया तो क्या हो गया, अब मौलिक अधिकार में था तो क्या था। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार में बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। मूल अधिकार जो है वो संविधान के द्वारा व्यक्तियों को दिए जाते हैं, जबकि विधिक अधिकार जो है वो अधिनियमों के द्वारा दिए जाते हैं। यानी कि जब संविधान बना है तभी से व्यक्ति को मौलिक अधिकार दे दिए गए, इसका उल्लेख संविधान में है। और विधिक अधिकार जो होते हैं, कानूनी जो अधिकार होते हैं, वो अधिनियमों के द्वारा दिए जाते हैं व्यक्तियों को। अब संविधान में अगर किसी चीज़ का उल्लेख है, यानी संविधान के द्वारा किसी को कोई अधिकार दिया जा रहा है और अधिनियम के द्वारा अधिकार दिया जा रहा है, तो दोनों में अंतर क्या होगा उसको नीचे वाली लाइन देखिए आप, अब आपको समझ में आएगा। जो मूल अधिकार जो होते हैं वो समाप्त या कम नहीं किए जा सकते हैं, जबकि विधिक अधिकार समाप्त या कम किए जा सकते हैं। आपके मन में जो ये डाउट आ रहा होगा कि संविधान द्वारा जो हमको अधिकार मिले हुए हैं और अधिनियम के द्वारा जो अधिकार मिले हुए हैं, इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका यही मतलब हुआ कि जो अधिकार संविधान के द्वारा आपको दिए जाते हैं, जिसको कि हम मौलिक अधिकार कहते हैं, इस अधिकार को ना तो कोई समाप्त कर सकता है, कम कर सकता है, ना तो हमको छीन सकता है। यह व्यक्ति को मूल रूप से मिले होते हैं, जन्म से ही मिले होते हैं, इसीलिए तो इनको मौलिक अधिकार कहते हैं। लेकिन जो अधिकार आपको अधिनियम के द्वारा दिया जाता है, उस अधिकारों को सरकार जब चाहे कानून बना करके समाप्त कर सकती है या उसको कम कर सकती है। तो यानी संपत्ति का अधिकार यदि आप विधिक अधिकार में रख दिया गया है, तो इस संपत्ति के अधिकार को आपकी जो है वो सरकार जब चाहे कानून बना करके इसको सीमित कर सकती है, इसको कम कर सकती है, समाप्त कर सकती है। तो ये सरकार के अधीन हो जाएगा। लेकिन जो अन्य अधिकार आपको मिले हुए हैं मौलिक अधिकार के रूप में, उसको उस सरकार या कोई संस्था जो है आपसे छीन नहीं सकती है। तो वही लिखा गया है कि मूल अधिकार समाप्त या कम नहीं किए जा सकते हैं, जबकि विधिक अधिकार समाप्त या कम किए जा सकते हैं। तीसरा है मूल अधिकार उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा प्रवर्तित किए जाते हैं, जबकि विधिक अधिकार सामान्य न्यायालय द्वारा। आप फ्रेंड्स जानते हैं कि भारत में जो न्याय व्यवस्था है वो एकीकृत है। एकीकृत का मतलब है कि नीचे जो है ज़्यादा न्यायालय होंगे और धीरे धीरे ऊपर जाते 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 सर्वोच्च न्यायालय जो है एक बिंदु यानी ऐसे बना हुआ है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है भारत का सबसे बड़ी अदालत है, लेकिन हम कोई भी मुकदमा डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है, चेन बना हुआ है कि हम यहाँ जाएंगे, यहाँ से अगर हम हार गए मुकदमा तो उससे बड़ी अदालत में अपील करेंगे, उसके बाद उसके बड़ी अदालत में, फिर उसके बाद उच्च न्यायालय में जाएंगे, उच्च न्यायालय के बाद सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। तो एक चेन बना हुआ है, इसके आधार पर हम चलते हैं। लेकिन मूल अधिकारों की यदि आपका उल्लंघन हो रहा है, तो मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकते हैं, या आपकी इच्छा हो तो आप उच्च न्यायालय में भी दायर कर सकते हैं। यानी मूल अधिकारों के उल्लंघन पर आप चाहे उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में, जहां आपकी इच्छा कहे, आप सीधे जो है रिट दायर कर सकते हैं। लेकिन विधिक अधिकारों के मामलों में ऐसा नहीं है। विधिक अधिकार जो है वो सामान्य न्यायालयों द्वारा प्रवर्तित होते हैं, मतलब इनके उल्लंघन पर आप सामान्य न्यायालय में ही मुकदमा दायर करेंगे। जो एक सीढ़ी बनी हुई है, चेन बनी हुई है, उस चेन का ही हमको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन मूल अधिकारों के लिए ऐसा नहीं है, इसके उल्लंघन पर हम डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वो हमारे अधिकारों की रक्षा करेगा। जबकि विधिक अधिकारों में ऐसा नहीं है। तो वही चीज लिखा गया है कि मूल अधिकार उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा प्रवर्तित किए जा सकते हैं, जबकि विधिक अधिकार सामान्य न्यायालयों द्वारा प्रवर्तित किए जाते हैं। अगला है फ्रेंड्स कि मूल अधिकार जो है विधिक अधिकार से श्रेष्ठ होते हैं। इन तीन अंतरों के द्वारा तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा आपको कि मूल अधिकार और विधिक अधिकार में श्रेष्ठ कौन होते हैं। मूल अधिकार, अरे भाई जब कोई अधिकार हमको जन्म से ही मिल जाए
और कोई उसको छीन ना पाए, और एक तरफ वो अधिकार है जिसको सरकार जब चाहे छीन सकती है, तो कौन श्रेष्ठ होगा? जाहिर सी बात है आपका उत्तर होगा मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार जो है वो विधिक अधिकार से श्रेष्ठ होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपका ये भ्रम दूर हो गया होगा कि वास्तव में संपत्ति के अधिकार को जब विधिक अधिकार में डाल दिया गया तो क्या अंतर पड़ गया। तो यही अंतर पड़ गया, आप समझ गए होंगे मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार में क्या अंतर है, इसको आप समझ लिए होंगे। तो जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से निकाल दिया गया तो पहले हमको 7 मौलिक अधिकार मिले हुए थे, एक घट गया, अब हमको कितने मिले हैं? 6। यानी कि कोई पूछे कि वर्तमान समय में हमें कितने मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, तो 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। जब संविधान लागू हुआ था तब कितने मिले हुए थे? तो 7 मिले हुए थे। तो वर्तमान समय में 6 कौन कौन से मिले हुए हैं? समानता का अधिकार मिला हुआ है, स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, शोषण के विरुद्ध अधिकार मिला हुआ है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार मिला हुआ है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिला हुआ है। तो ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हमको मिले हुए हैं। तो इसके विषय में हम पार्ट 2 वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि मौलिक अधिकारों की या संविधान में वर्णित जो मौलिक अधिकार हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, और क्या संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती है। इस संबंध में जो विवाद हुआ था उन विवादों को हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैं भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की कुछ प्रमुख विशेषताएं, जिसमें पहला है, देखिए, सामान्यतः सभी मूल अधिकार केवल राज्यों के विरुद्ध व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं, जबकि कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं। पहली विशेषता ये कह रहा है फ्रेंड्स कि मौलिक अधिकार जो हैं वो अधिकांशतः उसमें ऐसे हैं जो राज्यों के विरुद्ध व्यक्तियों को मिले हुए हैं। राज्यों के विरुद्ध व्यक्तियों को मिले हुए का मतलब ये है कि राज्य जो है व्यक्तियों से उन अधिकारों को छीन नहीं सकता है, या राज्य उन अधिकारों को कम नहीं कर सकता या उसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। ये व्यक्ति के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध जो है वो व्यक्तियों को मिले हुए हैं। लेकिन कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं संविधान में जिसका उल्लंघन व्यक्ति ही करता है, तो इसलिए वो मूल अधिकार जो है व्यक्ति के विरुद्ध व्यक्ति को मिले हुए हैं। यानी कि व्यक्ति भी उन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता है, राज्य की बात छोड़िए। तो ऐसे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं? देखिए, व्यक्तियों के विरुद्ध कौन कौन से? अधिकांशतः मौलिक अधिकार तो राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को मिले हुए हैं, यानी राज्य उसका उल्लंघन नहीं करेगा, राज्य उसको कम नहीं करेगा, राज्य उसको छीनने का प्रयास नहीं करेगा। लेकिन कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो व्यक्तियों के विरुद्ध व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं। तो यही आपको जानना है कि कौन सा मूल अधिकार ऐसा है जो व्यक्तियों के विरुद्ध व्यक्तियों को मिला हुआ है। यानी कि व्यक्तियों के विरुद्ध व्यक्तियों को मिलने का मतलब यही है कि व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति, भारत का नागरिक, उन अधिकारों का जो है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन जो है नहीं कर सकता है। तो कौन कौन से हैं? जैसे अनुच्छेद 15(2) में जो वर्णित मूल अधिकार हैं, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 23 में, अनुच्छेद 24 में, ये वो मूल अधिकार हैं फ्रेंड्स जो व्यक्तियों के विरुद्ध जो है व्यक्तियों को मिले हुए हैं। जैसे अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 15(2) क्या कहता है कि धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर सार्वजनिक स्थानों के उपयोग में समानता। यानी कि हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों के उपभोग करने का अधिकार है, सबको समानता मिली हुई है। कोई भी व्यक्ति किसी को धर्म के आधार पर कि आप इस धर्म के हो, यहां नहीं जा सकते, इस सार्वजनिक स्थान का उपयोग नहीं कर सकते, मंदिर में नहीं जा सकते हो, मेले में नहीं जा सकते हो, ऐसा कह नहीं सकता है। किसी लिंग के आधार पर कि आप स्त्री हो यहां नहीं जा सकते हो, आप पुरुष हो यहां नहीं जा सकते हो, आप दलित जाति के हो यहां नहीं जा सकते हो, आप यहां जन्म हुआ है इसलिए आप यहां नहीं आ सकते हो। तो सार्वजनिक स्थानों के उपयोग की समानता, यानी सार्वजनिक स्थानों को उपयोग करने की सबको अधिकार है। कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को धर्म के, जाति के, जन्मस्थान के, लिंग के आधार पर उसको वहां जाने से रोक नहीं सकता है, उसके साथ भेद नहीं कर सकता है। तो यहां किसकी बात हो रही है? व्यक्तियों की बात हो रही है कि कोई व्यक्ति किसी के साथ भेद नहीं करेगा। तो ये व्यक्ति के विरुद्ध व्यक्ति को मिला हुआ है। यानी कि जो भेदभाव करते हैं कि मंदिरों में पहले होता था ना ऐसे कि भाई दलित जात के हैं मंदिर में नहीं आ सकते हैं, तो ये जो भेदभाव होता था, व्यक्ति के विरुद्ध व्यक्ति के साथ भेदभाव होता था, इससे जो है व्यक्तियों को रक्षा करने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए यह व्यवस्था की गई कि संविधान के 15(2) में जो अधिकार दिए गए हैं वो व्यक्ति के विरुद्ध व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं। इसी तरह 17 में है। 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंश। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत का अंत, कि कोई व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत नहीं करेगा कि आप नीच जात के हैं तो हमारे साथ बैठ नहीं सकते हैं, हमारे साथ खा नहीं सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपराध कर रहे हैं, आप उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं और आपको दंड मिल सकता है। तो अनुच्छेद 17 जो है किसके विरुद्ध है? ये व्यक्तियों के विरुद्ध है, व्यक्तियों के विरुद्ध व्यक्तियों को मिला हुआ है। तो यही है अनुच्छेद 15(2) और अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 23 और 24, अनुच्छेद 23 और 24 जब आप मौलिक अधिकार पढ़ाया जाएगा तो विस्तार से बताया जाएगा।
अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं कि अनुच्छेद 23 में है कि मानव का जबरदस्ती क्रय विक्रय नहीं होगा, उससे बलात् श्रम नहीं ले सकते हैं। अनुच्छेद 24 में है कि 14 साल से कम बच्चों को कारखानों में आप काम नहीं करवा सकते हैं। तो ये किसके लिए है? ये नागरिकों के विरुद्ध नागरिकों को मिले हुए हैं कि कोई व्यक्ति जो है किसी का शोषण नहीं कर सकता है, किसी 14 साल से कम बच्चे को कारखानों में काम नहीं करवा सकता है। तो ये अधिकार वो अधिकार हैं जो व्यक्ति के विरुद्ध व्यक्ति को मिले हुए हैं। तो कौन कौन से अधिकार हैं? आप इसको अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 15, 2, 17, 23 और 24। तो पहली विशेषता क्या है कि समानता सभी मौलिक अधिकार जो है राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को मिले होते हैं, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो व्यक्तियों के विरुद्ध व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं। ठीक है। दूसरा है कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं। भारत में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं, तो रहने वाले की अगर बात करूं तो उसमें भारत के नागरिक भी हो सकते हैं, विदेशी भी हो सकते हैं। तो कुछ अधिकार तो ऐसे हैं जो भारत के नागरिकों और विदेशियों सभी को मिले हुए होते हैं, लेकिन कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को मिले होते हैं, विदेशियों को नहीं मिलते हैं, भले ही वो भारत में रहते हों। जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। अनुच्छेद 15 भी बात हुआ सार्वजनिक स्थानों के उपयोग की समानता। 16 में जो है अवसर की समानता है, सरकारी पद प्राप्त करने में अवसर की समानता। अनुच्छेद 19 जो है व्यक्तियों को स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 29, 30 जो है अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करता है। ये अधिकार जो है, ये मौलिक अधिकार जो 5 अनुच्छेदों में दिए गए हैं, ये वे अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को मिले होते हैं, विदेशियों को नहीं मिले होते हैं, या कोई विदेशी भारत में आकर रह रहा है लेकिन भारत का नागरिक नहीं है तो उसको नहीं मिले होते हैं। तो ये प्रश्न पूछता है कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को मिले हुए हैं। तो ये अधिकार हैं, इनको छोड़ करके अन्य जितने भी अधिकार हैं वो भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं, चाहे वो नागरिक हों और चाहे विदेशी। अगला है फ्रेंड्स कि मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। मूल अधिकार आपको तो मिल गए, लेकिन समाज के हित में, देश की एकता और अखंडता के हित में यदि उस पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता भी कभी महसूस हुई तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन यह प्रतिबंध कैसा होना चाहिए? युक्त यानी तार्किक होना चाहिए, मनमाना नहीं कि कोई राजनीतिक दल चाहे तो अपने हित में प्रतिबंध लगा दे, ऐसा नहीं है। प्रतिबंध जो है तार्किक होना चाहिए। हाँ, उससे समाज और देश की एकता और अखंडता को खतरा है, उससे जो है व्यक्ति के हितों का विकास बाधित होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो कि तार्किक हो, उस आधार पर आपके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन कोई प्रतिबंध जो है युक्त है कि नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? तो इसका निर्णय जो है न्यायालय करेगा। अगर किसी को लग रहा है कि यह प्रतिबंध जो है गलत ढंग से लगाया गया है तो चैलेंज कर सकता है न्यायालय में, और न्यायालय जो है उसको देखेगा कि क्या ये प्रतिबंध जो है युक्त है, क्या तार्किक है, क्या सही लगाया गया है। तो कहने का मतलब कि मौलिक अधिकारों की ये विशेषता यह है कि मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगला फ्रेंड्स कि मूल अधिकारों का निलंबन। आपको जितने मौलिक अधिकार मिले हुए हैं क्या ये निलंबित हो सकते हैं? तो पहली बात तो ये कि संकट काल के समय, और संकट काल में भी कौन? राष्ट्रीय आपात के समय। कौन सा समय? राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। आपातकाल, भारतीय संविधान में आपातकाल को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 3 तरह के आपातकाल की कल्पना की गई है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। जब भारतीय संविधान की विशेषताएं बताया गया था तो उसमें आपको ये बताया गया था कि कौन कौन से संकट काल हैं। अनुच्छेद 352 कहता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर देश में आपातकाल लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 कहता है किसी राज्य की संवैधानिक तंत्र विफल हो जा रहा है तो वहां की सरकार को हटा करके केंद्र सरकार या राष्ट्रपति जो है वहां पर अपना शासन व्यवस्था स्थापित कर सकता है। और अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय संकट की बात करता है। तो इसमें तीनों जो संकट काल की जो 3 तरह के संकट बताए गए हैं, उन तीनों संकटों में अनुच्छेद 352 जो है, अनुच्छेद 352 इसी को राष्ट्रीय आपात कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात का मतलब हुआ कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, यानी कि यदि किसी देश के साथ हमारा युद्ध हो जाए या कोई बाहरी देश हमारे ऊपर आक्रमण कर दे या भारत के किसी क्षेत्र में की जनता जो है शस्त्र लेकर के सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दे, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वह देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है।
आपातकाल लगाने का अधिकार, चाहे वो राष्ट्रीय आपात हो, चाहे 356 वाला हो, चाहे 360 वाला हो, वो राष्ट्रपति ही लगा सकता है। आपातकाल लगाने का अधिकार जो है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को ही दिया गया है। तो जब राष्ट्रीय आपात की बात हम कर रहे हैं, जब राष्ट्रीय आपात हुआ यानी अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया हो, तो उस कंडीशन में मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है। लेकिन यहां भी 3 कैटेगरी है। कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं मौलिक अधिकारों के जो कि कभी निलंबित नहीं होते हैं। कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं मौलिक अधिकारों के जो कि अपने आप निलंबित हो जाएंगे, यानी राष्ट्रीय आपात लग गया तो वो अपने आप स्वतः निलंबित हो जाते हैं। और कुछ अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के ऐसे हैं जिनको कि राष्ट्रपति अपने आदेश से निलंबित करता है। अब देखिए, अनुच्छेद 20 और 21 ये कौन से अनुच्छेद हैं? अपराध से दोष सिद्ध में संरक्षण क्या है, जब मौलिक अधिकार के आगे हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वहां हम लोग पढ़ेंगे। और अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो ये 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जो राष्ट्रीय आपात के समय भी निलंबित नहीं होते, ये कभी निलंबित नहीं होते हैं, ये हमेशा मिले रहेंगे व्यक्ति को। अनुच्छेद 19 संविधान का अनुच्छेद 358 कहता है कि जब देश में राष्ट्रीय आपात लागू हो जाएगा तो अनुच्छेद 19 जो है स्वतः निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 19 में आपको 6 तरह की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। तो जब अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 358 यही कह रहा है कि जब देश में राष्ट्रीय आपात लागू हो जाएगा यानी 352 का प्रयोग होगा तो अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। लेकिन यहां एक चीज टेक्निकल बातें आप ध्यान रखिए। टेक्निकल चीज क्या है कि अनुच्छेद 352 में 3 चीजों की चर्चा की गई है: युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। यानी भारत क्या किसी के साथ युद्ध शुरू हो जाए, कोई बाहरी देश हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, या भारत की क्षेत्र की जनता जो है वो शस्त्र लेकर के सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दे। तो 3 कंडीशन दिए गए हैं राष्ट्रीय आपात लगाने के। तो 3 में से जो 2 कंडीशन हैं कि युद्ध और बाह्य आक्रमण, उसी के आधार पर यदि अगर युद्ध के आधार पर देश में राष्ट्रीय आपात लगा या किसी देश ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया तब राष्ट्रीय आपात लगा, तो ऐसी कंडीशन में ही अनुच्छेद 19 जो है स्वतः निलंबित होंगे। इसको ध्यान रखिएगा। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर यदि देश में आपात लगा है तो वहां पर अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होंगे। ये इसमें बारीकी है, इसको आप ध्यान रखिएगा। यानी कि अनुच्छेद 19 राष्ट्रीय आपात के समय स्वतः निलंबित हो जाते हैं, लेकिन किस राष्ट्रीय आपात के समय? युद्ध और बाह्य आक्रमण के समय, सशस्त्र विद्रोह के समय अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होते हैं। अगला है कि शेष सभी मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 359 कहता है कि इन दोनों को छोड़कर निकाल दीजिए, तो इसके बाद जो मौलिक अधिकार बचते हैं वो राष्ट्रपति के आदेश से निलंबित होंगे। यानी कि अनुच्छेद 20 और 21 राष्ट्रीय आपात में भी निलंबित नहीं होते, ये कभी निलंबित नहीं होते। अनुच्छेद 19 जो है राष्ट्रीय आपात लगने पर स्वतः निलंबित हो जाते हैं। इनको छोड़ करके जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो राष्ट्रपति के आदेश से निलंबित किए जा सकते हैं। तो ये था चौथी विशेषता मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकार की 5वीं विशेषता है कि मूल अधिकारों का निलंबन तो किया जा सकता है, लेकिन संविधान से उसको निकाला नहीं जा सकता है। यानी कि हम मूल अधिकारों का निलंबित कर सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल की बात हुई, तो यहां हम निलंबित करने का मतलब है कि हम जब तक संकट है तब तक हम मौलिक अधिकारों को स्थगित करेंगे, निलंबित करेंगे। लेकिन जहां राष्ट्रीय आपात खत्म हुआ तहां वो व्यक्तियों को फिर मिल जाते हैं। तो वही चीज यहां लिखा है कि मूल अधिकारों का हम निलंबन कर सकते हैं, लेकिन ये कहिए कि हम संविधान से उसको निकाल दें तो संविधान से उसको निकाला नहीं जा सकता है। ठीक है। अगला फ्रेंड्स कि संविधान में वर्णित मूल अधिकार कुछ नकारात्मक हैं और कुछ सकारात्मक। मौलिक अधिकारों के फ्रेंड्स से एक विशेषता यह भी है कि संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं इनकी प्रकृति जो है नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है। नकारात्मक मौलिक अधिकार का मतलब होता है जो मौलिक अधिकार मना करते हो कि ये काम आपको नहीं करना चाहिए। जहां नकारात्मकता की बात हो कि राज्य को यह कार्य नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को यह कार्य नहीं करना चाहिए, तो जहां नहीं वाली बात आ जाए वो नकारात्मक में जाएंगे। और जहां ये हो कि आपको कोई चीज दिया जा रहा है कि आपको ये करना चाहिए, वो सकारात्मक में चले जाएंगे। जैसे अनुच्छेद 15 ये नकारात्मक मौलिक अधिकार है। ये कहता है कि किसी व्यक्ति को जो है किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, सार्वजनिक स्थानों के उपयोग में समानता होनी चाहिए। कोई व्यक्ति धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों को उपयोग करने से रोकेगा नहीं। तो यहां नहीं कहा जा रहा है कि रोकेगा नहीं, तो ये नकारात्मकता की बात है। बात कहने का ढंग है, नकारात्मक ढंग से कहा जा रहा है, तो ये नकारात्मक मौलिक अधिकार है। लेकिन अनुच्छेद 19
ये सकारात्मक है। अनुच्छेद 19 में आपको स्वतंत्रता मिली है कि आपको बोलने की आज़ादी है, आपको कहीं भी घूमने की, भ्रमण करने की आज़ादी है, आपको संघ या सम्मेलन करने की आज़ादी है, किसी भी व्यापार करने को आपको स्वतंत्रता है। तो यहाँ कहीं भी नकारात्मकता की बात नहीं होगी, कहीं भी नहीं शब्द का प्रयोग नहीं होगा, तो ये सकारात्मक है। तो यानी मौलिक अधिकारों की प्रकृति क्या होती है? नकारात्मक और सकारात्मक होती है, दोनों होती है। कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो नकारात्मक हैं और कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो सकारात्मक हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है कि मूल अधिकारों का अल्पीकरण नहीं किया जा सकता। इसे अल्पीकरण करने वाली विधियां अल्पीकरण की मात्रा तक शून्य होती हैं। ये ध्यान दीजिए, यानी ये कह रहा है कि जो मौलिक अधिकार व्यक्ति को मिले हुए हैं उन मौलिक अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता है। यदि सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है कि वो मूल अधिकारों को कुछ कम करने का प्रयास करें, तो वो कानून का जो अंश मौलिक अधिकारों को कम करने का प्रयास करता है वो अंश ही अपने आप में शून्य हो जाएगा, वो प्रभावी ही नहीं होगा। वही कि लिखा है कि मूल अधिकारों का अल्पीकरण नहीं किया जाता। इसको अल्पीकरण यानी इसको कम करने वाली जो कानून है वो अल्पीकरण की मात्रा तक शून्य होती है, यानी जहां तक वो उसको कम करने का प्रयास करती हैं उस कानून का, उस विधि का जो अंश उस मौलिक अधिकार को उल्लंघित करने का या उसको कम करने का प्रयास करता है, वह अंश जो है अपने आप में ही शून्य हो जाएगा, लेकिन मौलिक अधिकार शून्य नहीं होंगे, मौलिक अधिकार कम नहीं होंगे। और इसी पर विवाद हुआ था, आपको अभी बताएंगे। अनुच्छेद ये 13(2) में इसका वर्णन है। अभी आगे आप देखेंगे कि मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो ये पॉइंट को आप देखिएगा, आगे भी इस पर डिस्कस होगी। ठीक है, तो इसका वर्णन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(2) में है। ठीक, कि मूल अधिकारों का अल्पीकरण नहीं किया जा सकता, इसको अल्पीकरण करने वाली विधियां जो है अल्पीकरण की मात्रा तक शून्य होंगी। तो आप अभी यही समझिए कि मूल अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता, जो कानून उसको कम करने का प्रयास करेगा वो खुद ही कम हो जाएगा, लेकिन मौलिक अधिकार कम नहीं होंगे। ये इसकी विशेषता है। 8वां है फ्रेंड्स कि मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में हम सीधे उच्च या उच्चतम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। अभी पीछे ही चर्चा हुई थी कि कोई भी कानून या का उल्लंघन होता है तो हम सिस्टमेटिक ढंग है भारत में न्याय पाने के लिए हम नीचे अदालत में जाएंगे, फिर वहाँ से अगर न्याय में नहीं मिला तो हम उससे ऊपर की अदालत में जाएंगे, वहाँ से नहीं मिला न्याय तो हम उससे ऊपर की अदालत में जाएंगे, अपील करेंगे। लेकिन अगर मौलिक अधिकारों की आपकी उल्लंघन हो रहा है, कोई मौलिक अधिकारों को छीनने का प्रयास कर रहा है, तो मौलिक अधिकारों की स्थिति में यह नियम लागू नहीं होता। यहाँ तो आपको सीधे यह अधिकार मिला हुआ है कि आप सीधे चाहो तो सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हो कि साहब हमारे ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, या आप चाहो तो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में हम उच्च न्यायालय में भी अपील कर सकते हैं सीधे, और या चाहें तो उच्चतम न्यायालय में भी सीधे अपील कर सकते हैं। तो ये मौलिक अधिकार की एक अन्य विशेषता है। इसके अलावा फ्रेंड्स अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 13 में कुछ ऐसे मौलिक अधिकारों के संबंध में सिद्धांत भी दिए गए हैं जो कि इसकी विशेषताओं में भी आते हैं, जिसको कि हम आगे अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये है फ्रेंड्स मौलिक अधिकारों के संबंध में कुछ सिद्धांत, या आप कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार की अगली विशेषता या 9वीं विशेषता है कि भावी प्रवर्तन का सिद्धांत। भावी प्रवर्तन का सिद्धांत क्या कहता है फ्रेंड्स? भावी प्रवर्तन का सिद्धांत ये कहता है कि मूल अधिकारों का प्रभाव जो है वो भूतलक्षी नहीं होगा। भूतलक्षी का मतलब क्या हुआ कि जब से मौलिक अधिकार लागू हुए, यानी जब से संविधान लागू हुआ तभी से मौलिक अधिकार लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तभी से मौलिक अधिकार लागू हुए। तो मौलिक अधिकार जब से, यानी संविधान जब से लागू हुआ तभी से मौलिक अधिकार का प्रभाव है। उसके पहले क्या हुआ उस पर मौलिक अधिकारों का प्रभाव नहीं होगा। यानी कि मान लो कि कोई विधि है, जैसे ए विधि है, ये बना हुआ था पहले ही, संविधान लागू होने से पहले ही। अब इस ए विधि के आधार पर कोई काम कर दिया गया, और जब संविधान लागू हुआ तो ये मालूम हुआ कि ये विधि जो है मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, यानी कि वर्तमान समय में ये इसके विरुद्ध है। तो क्या पहले जो इस आधार पर काम हुआ था वह काम भी असंवैधानिक हो जाएगा, वो भी काम भी नियम विरुद्ध हो जाएगा? तो उत्तर होगा नहीं। मौलिक अधिकार 50 से लागू हुए हैं, तो 50 के बाद यह कानून भले ही प्रवर्तन में ना हो जाए, भले ही यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के कारण ये निलंबित हो जाए कानून,
लेकिन उसके पहले जो कार्य हुए हैं वो कार्य निलंबित नहीं होंगे, वो कार्य असंवैधानिक नहीं माने जाएंगे। यही बात यहाँ लिखा है कि मौलिक अधिकारों का जो प्रवर्तन है वो भावी प्रवर्तन का सिद्धांत यही कहता है कि भूत पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी पीछे क्या कार्य हुए, पीछे कौन सी विधियां बनी, कौन सी पीछे कानून जो हैं ऐसे बने हुए हैं जो इसका उल्लंघन कर रहे हैं, उसके आधार पर जो कार्य हुए हैं उस पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर वो कानून वर्तमान में भी लागू हैं और मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन कर रहे हैं तो 1950 के बाद वो प्रभाव में नहीं रहेंगे, 1950 के बाद नहीं रहेंगे, लेकिन उसके पहले जो हो चुका है उस पर उसका प्रभाव नहीं होगा। तो इसे कहते हैं भावी प्रवर्तन का सिद्धांत। अगला है अधित्यजन का सिद्धांत। अधित्यजन का मतलब हम त्याग नहीं सकते हैं। अधित्यजन का मतलब क्या होता है? हम त्याग नहीं सकते हैं। किसको त्याग नहीं सकते हैं? मौलिक अधिकारों को। यानी कि ये सिद्धांत ये कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक अगर ये कहे कि मैं मौलिक अधिकारों को छोड़ना चाहता हूं तो छोड़ नहीं सकते हैं। ये तो इसीलिए तो मौलिक है, ये आपको जन्म से ही मिल गया है, आपका इस पे कोई बस नहीं है, किसी व्यक्ति का कोई बस नहीं है कि आप किसी से मांगिए या कोई आपको दे दे, आप छोड़ दें, ये चीजें नहीं है। मौलिक अधिकारों को त्यागा नहीं जा सकता है। ये फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट की चीजें हैं, इसको समझना। आपको लग रहा होगा कि ये से क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन जब आप अच्छे एग्जाम की तैयारी करेंगे, नेट जीआरएफ में जाएंगे आपको, तो वहां ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत उपयोगी होंगे। जब इस तरह से क्वेश्चन अगर आपसे उठाएगा तो आपको वहां पर ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा उपयोगी होंगी, बहुत ज्यादा सहायक होंगी। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को आप समझिए, इसको पकड़िए। अधित्यजन का सिद्धांत का क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का त्याग कोई भी नागरिक नहीं कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है आच्छादन का सिद्धांत। मौलिक अधिकारों के संबंध में आच्छादन का भी एक सिद्धांत है। यह सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत यह कह रहा है कि संविधान के लागू होने से पूर्व विधि या विधियां यदि कोई प्रचलन में हैं और वह वर्तमान में मूल अधिकारों से असंगत है, यानी मूल अधिकारों के विरुद्ध है, तो ऐसी विधियां समाप्त नहीं होती हैं बल्कि निष्क्रिय हो जाती हैं। ऐसी विधियां मूल अधिकारों से आच्छादित हो जाती हैं। अब मान लीजिए कि संविधान लागू होने से पूर्व जो है कोई विधि है, उसमें 1, 2, 3, 4, 5 आर्टिकल है उस कानून में। अब कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि वर्तमान समय में संविधान लागू से होने से पूर्व ये कानून बन गया है, लेकिन वर्तमान समय में जब मौलिक अधिकार व्यक्ति को मिल गया तो उसमें से मालूम हुआ कि भाई 3 और 4 जो है, जो आर्टिकल इसमें आर्टिकल है, यह जो है मौलिक अधिकारों से असंगत है, यानी ये मौलिक अधिकारों के विरोध में है। ये आर्टिकल, ये कानून की जो पार्ट है, तो कहा जा रहा है कि ऐसी विधियां समाप्त नहीं होंगी, ये कानून समाप्त नहीं होगा, बल्कि ये सब पार्टिकल जो है इसके हैं वो निष्क्रिय हो जाएंगे। जो भी चीज, जो भी विधि जो पहले लागू है, वो जहां तक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगी वहां तक वो निष्क्रिय हो जाएगी। यानी कि ये सब चीजों के ऊपर क्या मौलिक अधिकारों का लेप चढ़ जाएगा, ये इसके विरुद्ध है तो मौलिक अधिकारों से ढक जाएंगी, यानी ये काम नहीं करेंगी, बाकी सब काम करेंगी। तो इसे कहते हैं आच्छादित होने। यानी कि जो कानून संविधान लागू होने से पूर्व प्रचलित में थे और वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हैं, तो जहां तक वो विरुद्ध रहेंगे वहां तक वो निष्क्रिय हो जाएंगे। उनको जो है मौलिक अधिकार आच्छादित कर लेगा, उनको ढक लेगा, वो प्रभाव में नहीं रहेंगे। तो ये था फ्रेंड्स आच्छादन का सिद्धांत। अगला है पृथक्करणीयता का सिद्धांत। पृथक्करणीयता का सिद्धांत क्या कहता है फ्रेंड्स? पृथक्करणीयता का सिद्धांत यह कहता है कि यदि राज्य द्वारा निर्मित किसी विधि का कोई भाग मूल अधिकारों के विरुद्ध है तो वह पूर्णतया असंवैधानिक या शून्य नहीं घोषित की जाएगी, बल्कि उसके उस भाग को शून्य घोषित किया जाएगा जो मूल अधिकारों के विरुद्ध है। जो बात आच्छादन का सिद्धांत कह रहा था, लगभग वही बात ये कह रहा है, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि आच्छादन का जो सिद्धांत है वो मूल अधिकारों के लागू होने से पहले की जो विधियां प्रचलन में थी उसके ऊपर लागू होता है, उसको आच्छादित करता है। लेकिन पृथक्करणीयता का सिद्धांत जो है वो मूल अधिकार लागू होने के बाद का है। यानी मूल अधिकार जब लागू हो गए 1950 के बाद, उसके बाद कहा जा रहा है कि यदि राज्य सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो कि मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है तो वह पूरे के पूरा कानून असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाएगा, बल्कि उसके उस भाग को असंवैधानिक या शून्य घोषित किया जाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हूँ। जैसे मान लो कि राज्य सरकार ने कोई कानून बनाया, उसमें भी 1, 2, 3, 4, 5 आर्टिकल हैं। अब इसमें से पहला और दूसरा आर्टिकल जो है ये मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, तो ये पूरे के पूरे मतलब जो कानून है उसको असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाएगा, बल्कि 2 आर्टिकल को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा, इसी को इससे अलग कर दिया जाएगा।
तो इसी को अलग किया जा रहा है, पृथक किया जा रहा है, तो इसे कहते हैं पृथक्करणीयता का सिद्धांत। तो वही चीज यहां लिखा है कि यदि राज्य द्वारा निर्मित किसी विधि का कोई भाग मूल अधिकारों के विरुद्ध है तो वह पूर्णतया असंवैधानिक या शून्य नहीं घोषित की जाएगी, बल्कि उसके उस भाग को शून्य घोषित किया जाएगा जो मूल अधिकारों के विरुद्ध है। तो यह था फ्रेंड्स पृथक्करणीयता का सिद्धांत। अब फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या मौलिक अधिकारों में संसद जो है वो संशोधन कर सकती है। उसके संबंध में बहुत विवाद उत्पन्न हुआ था, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको भी देख लेते हैं और यहां से भी क्वेश्चन उठाते हैं। तो फ्रेंड्स मूल अधिकारों के संबंध में जो विवाद है कि मूल अधिकारों में संशोधन हो सकते हैं कि नहीं, इस पर हम आए उसके पहले जो है मूल अधिकारों की संवैधानिक स्थिति क्या है, थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो अगर हम एक वर्ड में समझें कि मूल अधिकारों की संवैधानिक स्थिति क्या है, तो हम कह सकते हैं कि मूल अधिकार जो है न्याय योग्य होते हैं। न्याय योग्य का मतलब है कि मूल अधिकारों के उल्लंघन पर हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, ये इनकी संवैधानिक स्थिति है। अब हम आते हैं उनके विवाद पर, जिस पर कि काफी लंबे समय तक विवाद चला कि क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। संविधान में अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख है। संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है। तो क्या इस अधिकार का प्रयोग करते हुए संसद जो है वो संविधान के मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। मूल अधिकार में संशोधन करने का अधिकार संसद को है। तो यह प्रश्न जो है बड़ा विवादास्पद रहा है, और विवादास्पद इसलिए हो जाता है क्योंकि संविधान का जो अनुच्छेद 13(2) है, 12 से मौलिक अधिकार शुरू हो जाते हैं, तो अनुच्छेद 13(2) जो है वो ये कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को कम करती हो। यदि राज्य द्वारा ऐसी विधि बनाई जाती है तो वह उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक मूल अधिकारों को कम करती हो। ये क्या कह रहा है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम करती हो। यदि राज्य द्वारा ऐसा कोई कानून बनाया जाता है तो वह उस मात्रा तक शून्य होगा जिस मात्रा तक मूल अधिकारों को कम करती है। तो अगर इसको देखा जाए तो इसको देखने से हमको यह स्पष्ट होता है कि संविधान निर्माता जो है वास्तव में ये चाहते थे कि मौलिक अधिकारों को कम न किया जाए किसी भी तरीके से। हाँ, उसको संशोधन करके बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसको कम नहीं किया जा सकता है। अब यहीं से विवाद शुरू होता है। अनुच्छेद 13(2) में यह कहा गया है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का कम करती हो। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को कम करती हो। अब यही समझिएगा। तो प्रश्न यहां यह उठता है कि क्या संविधान में संशोधन करना विधि के अंतर्गत आता है। यानी संविधान में संशोधन को हम यह माने कि यह कानून निर्माण है। सरकार ये कह रही है कि संविधान में संशोधन करना कोई विधि नहीं है, यानी हम संविधान में संशोधन कर रहे हैं, हम कोई कानून का निर्माण नहीं कर रहे हैं। कानून निर्माण करना एक अलग चीज़ है और संविधान में संशोधन करना एक अलग चीज़ है। यह जो आर्टिकल जो कह रहा है यह कानून पे लागू होती है, यह विधि पे लागू होती है, यह संविधान के संशोधन पर लागू नहीं होती है। यानी संविधान में संशोधन करना विधि के अंतर्गत नहीं आता है, कोई कानून निर्माण के अंतर्गत नहीं आता है। अब विवाद इसी पे है कि क्या संविधान में संशोधन करना कोई विधि उसको विधि माना जाए, वो विधि के अंतर्गत आएगा। अगर विधि के अंतर्गत संविधान में संशोधन करना आएगा तब तो सरकार को, संसद को अधिकार नहीं है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सके। लेकिन यदि संविधान में संशोधन करना विधि के अंतर्गत नहीं आता है तब तो संसद को अधिकार है कि वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अब विवाद इसी पे शुरू हुआ कि क्या संविधान में संशोधन करना विधि के अंतर्गत आता है। अब संविधान का अंतिम व्याख्याकार जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय होता है या न्यायालय होता है। अब सर्वोच्च न्यायालय के सामने यह वाद उठाया गया 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में। तो सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें यह निर्णय दिया कि संविधान में संशोधन जो है वो विधि के अंतर्गत नहीं आता है। तो जब विधि के अंतर्गत नहीं आता है तो यानी संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो इसमें निर्णय क्या है शंकरी प्रसाद भारत संघ में कि संविधान में संशोधन जो है वो कोई कानून के अंतर्गत, विधि के अंतर्गत नहीं आता है। और जब विधि के अंतर्गत नहीं आता है तो संसद को यह अधिकार है कि मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। आगे चल करके 1967 में फिर इसी मैटर को
फिर से न्यायपालिका के समक्ष एक नए वाद में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में 1967 में उठाया गया और इसके लिए न्यायपालिका ने एक पीठ गठित की, संवैधानिक पीठ बनाया 11 जजों का और 11 जजों ने 6 और 5 के बहुमत से यह फैसला दिया कि संविधान में जो संशोधन करना जो है वो विधि के अंतर्गत आता है। यहां पर कहें कि विधि के अंतर्गत नहीं आता है, तो जब नहीं आता है तो संशोधन कर सकती है। यहां कह दिया कि विधि के अंतर्गत आता है, इसलिए संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। यानी कि शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में दिए गए निर्णय को, अपने ही निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में पलट दिया। यहां कहा कि संशोधन कर सकती है संसद और यहां कहा कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। अब इससे जो है उस समय की प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी थी, ये वो समय था फ्रेंड्स जब न्यायपालिका और सरकार में टकराहट जो है अपने चरम पे थी। यही वो समय था जब आपातकाल 1975 में इंदिरा गांधी ने लगाया था। तो ये इस समय न्यायपालिका और सरकार के बीच टकराहट अपने चरम पे थी। तो जब ये निर्णय आया 1967 में, तो इससे जो है सरकार बड़ी असहज हुई। तो सरकार ने कहा अच्छा हमसे ऊपर न्यायपालिका हो जाएगी। तो उसने क्या किया, संशोधन करने की शक्ति तो उसके पास थी ही। तो उसने जो है एक नियम बनाया, 24वां संविधान संशोधन कर दिया संविधान में 1971 में, और इसके द्वारा यह नियम बना दिया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। कानून बनाने की शक्ति सरकार के पास होती ही है। तो उसने संशोधन कर दिया 71 में 24वां संविधान संशोधन, और कहा कि संसद जो है संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है और संविधान में संशोधन कोई विधि नहीं है। एकदम स्पष्ट कर दिया, कहा अब इसमें कोई विवाद नहीं रहेगा, विवाद ही खत्म करो, संविधान में ही संशोधन कर दो। तो कहा कि संविधान में संशोधन करना कोई विधि नहीं है। तो जब विधि नहीं है तो हम चाहे मौलिक अधिकार में संशोधन करें चाहे किसी में करें। और आगे लिखा कि राष्ट्रपति सभी प्रकार के संविधान संशोधन पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। तो इस तरह से गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए 24वां संविधान संशोधन कर दिया गया। अब 24वें संविधान संशोधन को चुनौती दे दी गई केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 में, और इस पर विचार करने के लिए न्यायपालिका ने 13 जजों की एक संवैधानिक पीठ गठित की और 13 जजों की संवैधानिक पीठ ने 7 और 6 के बहुमत से यह निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति है। ये शक्ति कैसे है, तो उसने स्पष्ट किया इन जजों ने कि संवैधानिक संशोधन जो है वो अनुच्छेद 13(2) के अधीन जो है विधि नहीं माना जाएगा। यानी संविधान में संशोधन करना कोई कानून नहीं है, कोई कानून बनाना नहीं है, कोई विधि नहीं है। संविधान में संशोधन संविधान के अनुच्छेद 13(2) के अधीन विधि नहीं माना जाएगा, और जब इसको विधि नहीं माना जाएगा संशोधन को, तो संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति है। यह स्पष्ट कर दिया गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कि हाँ भाई संशोधन कर सकते हो आप, क्योंकि संविधान में संशोधन कोई कानून नहीं है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण यो निर्णय इस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में आया और जो बहुत पूछा हुआ परीक्षाओं में, वह है मूल ढांचे की अवधारणा। इसमें आगे कहा गया कि संसद को संशोधन करने की व्यापक शक्ति है, यह संविधान के किसी भाग में कर सकती है, लेकिन इसका प्रयोग करके वह मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती है। संविधान का जो मूल ढांचा है, जो प्रस्तावना में उसके लिखा गया है, जो प्रस्तावना के शब्द हैं जिस पर कि संविधान टिका हुआ है, उस मूल ढांचे की अवधारणा आगे पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि मूल ढांचे में कौन कौन सी चीज़ों को जो है वो न्यायपालिका ने मूल ढांचा माना है। तो उसने ये कहा, अभी आप ये समझिए सिर्फ कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि आपको संशोधन करने की शक्ति तो है, आप किसी में संशोधन कर सकते हो, लेकिन संशोधन करके आप संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकते हो। और अगर मूल ढांचे को नष्ट करने का प्रयास करोगे तो जो है आपका संशोधन जो है वो निरस्त माना जाएगा, वो असंवैधानिक हो जाएगा। तो मूल ढांचे की जो अवधारणा आई वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से आई कि संशोधन कर सकते हैं, किसी विभाग में कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकते हैं। अब इस निर्णय से भी सरकार खुश नहीं हुई कि इसने ये कह दिया कि प्रयोग कर सकते हैं लेकिन मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकते हैं। फिर इंदिरा गांधी ने जो है 42वां संविधान संशोधन कर दिया और उन्होंने करने के बाद जो है ये कह दिया कि संविधान संशोधन करने की संसद को अपरिमित शक्ति है और उसके इस संशोधन को न्यायपालिका में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो
इसके बाद फिर विवाद आगे बढ़ा, फिर मिनरवा मिल मैटर में 42वां संविधान संशोधन गया, तो मिनरवा मिल केस में जो है फिर से न्यायपालिका ने मूल ढांचे की अवधारणा को दिया। यानी कि कुल मिला जुला करके स्थिति यही हो गई कि संसद जो है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती है। तो फ्रेंड्स, ये था मूल अधिकारों के संबंध में एक जो बहुत विवाद लंबे समय से चला आ रहा है, उसका एक तरह से पटाक्षेप हुआ कि संसद को संविधान के किसी भाग में संशोधन करने का अधिकार है, चाहे वो मौलिक अधिकार हो या अन्य भाग हो। तो फ्रेंड्स, यह था मौलिक अधिकार एक सामान्य परिचय। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये कॉन्सेप्ट का वीडियो है फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको समझ लिए हैं तो अब जब मौलिक अधिकार का पार्ट 2 का वीडियो आएगा तो उसमें हम लोग भारतीय संविधान में वर्णित जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो 6 तरह के मौलिक अधिकार हमको मिले हैं, उसको हम लोग जानेंगे और समझेंगे और उसकी जो बारीकियां हैं उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी या वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, इस चैनल के बारे में उनको बताइएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।